हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और मित्रों, धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पहले 1991 का पेपर पूरा डिस्कस किया, आपने उसके सॉल्यूशंस देखे होंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेपर। 1993 में आर एस प्री का पेपर कैसा था। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि लेवल टफ होता गया है। तो बिना टाइम गंवाए लेते हैं अपन क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, यूपीएससी इंटरव्यू फेस एंड 3 times आरएस मेंस एक्सपीरियंस, ऑल्सो द फैकल्टी इन अन अकेडमी एंड उत्कर्ष क्लासेस। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं पेपर और बाकी बातें अपन बाद में करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मित्रों किसमें विश्वास करते थे? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा आंसर है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो आंसर आएगा इसका मातृशक्ति। क्यों? आपने सुना होगा कि जो सोसाइटी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मैट्रियार्किकल थी, बोले तो मात्र सत्तात्मक थी। याद आया आपको? मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब अभी अपने सोसाइटी कैसी है? पितृसत्तात्मक। बट एट दैट टाइम सोसाइटी मतलब महिलाओं का चलन था, महिला शक्ति सर्व प्रमुख मानी जाती थी। तो यहाँ पर आंसर भी होगा मातृशक्ति। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मातृ देवी की कई प्रकार की यहाँ मूर्तियां मिली हैं, जो मुद्राओं पर भी मातृ देवी का अंकन है, साथ ही मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। और याद करिए, एक मूर्ति मिली है उर्वरा देवी, जिनकी योनि से एक पौधा निकल रहा है। तो वो सारे साक्ष्य ये प्रमाणित करते हैं कि उस समय मातृ देवी की पूजा अर्चना बहुत होती थी और भगवान शंकर की भी होती थी। हालांकि अभी एविडेंस नहीं था पहले, अब भारतीय इतिहास परिषद ने ये प्रमाणित कर दिया है कि मातृशक्ति और कोई नहीं, देवी पार्वती थी। बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। चोल युग मित्रों, जो चोल शासन था वो भारत में स्पेशली, देखिए विजयों के लिए तो सब जाने जाते हैं, बट कौन सा है चोलों का स्पेशल क्या योगदान था? तो आंसर है फ्रेंड्स आपका ग्रामीण सभाएं। मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि हमने 73वां संविधान संशोधन स्थापित किया और साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्या दिया? संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आर्टिकल 40 में ये पहले से ही प्रावधान था। तो मित्रों, जिस प्रकार हमने अभी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, ये स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट पहले देने वाले लोग कौन थे? ये चोलों की देन थी मित्रों। चोलों ने अपने गांवों में ऐसे ऑटोनॉमस बॉडीज स्थापित की थी जिसे आज हम पंचायती राज के रूप में देख रहे हैं। बात करें अगर चोल साम्राज्य की, तो चोल साम्राज्य फ्रेंड्स दक्षिण भारत का साम्राज्य था। स्पेशली ये जो तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहाँ पर आप एक जगह देखेंगे तंजौर, अभी जिसे पहले तंजावुर कहा जाता था। तंजावुर और द तंजौर वाज द कैपिटल ऑफ चोलास। एंड ये सवाल पूछा जा चुका कई एग्जाम्स में, इवन दैट यूपीएससी में भी। और चोल राजवंश दो भागों में स्थापित हुए हैं। जो प्राचीनतम चोल राजवंश था कराईकाल वाला, वो तो बहुत पहले स्थापित हुआ था। आधुनिक काल में जो चोल यानी कि मध्यकाल का जो चोल है, वो 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक स्थापित रहा। और इसमें इसके जो संस्थापक थे वो फ्रेंड्स विजयालय को माना जाता है, विजयालय। और इसके जो प्रोमिनेंट रूलर्स थे, याद करिए, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, ये दो महान शासक आते हैं चोल राजवंश के, लगभग आपके 10वीं सेंचुरी में। तो इन लोगों ने इवन दैट श्रीलंका को भी जीत लिया था, याद करें, राजा महेंद्र को हरा करके। और जो बंगाल की खाड़ी थी वो चोल झील कहलाती थी। इन्होंने शैलेंद्र राजवंश से भी कांटेक्ट किया था, जो अभी आपका इधर थाईलैंड है। थाईलैंड और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया जितना भी है, यहाँ पर जो अंकोर वाट वगैरह मंदिर जो दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं चोलों से इंस्पायर था, शैलेंद्र राजवंश। तो मित्रों, इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है, थोड़ा थोड़ा करके आप भरते रहें खुद को, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 1993 में। वैदिक सभ्यता
कैसी थी फ्रेंड्स? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ऑटोक्रेटिक थी या डेमोक्रेसी थी या रिपब्लिक था या फिर वंश आधारित राजतंत्र था? तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्रों? यहाँ पर भी वंश आधारित राजतंत्र था। अब कैसे? देखो ऐसे, हालांकि अपन जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो इसको हम दो फेजेस में पढ़ते हैं। 1500 से लेकर 1000 तक की जो वैदिक सभ्यता है इसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक एरा, और इसके बाद में 1000 to 600 बीसी की जो बीसी का जो काल है इसको अपन कहते हैं उत्तर वैदिक, यानी पोस्ट ऋग्वैदिक। बोले तो ये जो उत्तर वैदिक काल है, और यहाँ आते आते 6th सेंचुरी बीसी के आसपास याद करिए भारत में कौन सा युग आ गया था? महाजनपद काल आया था। तो 16 महाजनपद भी आपने पढ़े। तो उस समय एक्चुअल में वहां राजतंत्र ही था। अभी आपसे पूछें वैदिक सभ्यता किसकी देन है, तो सीधा सा आंसर है वैदिक सभ्यता बेसिकली आर्यों की सभ्यता थी। आर्यंस कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कैसी सभ्यता थी? नगरीय या ग्रामीण? ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो इनसे पहले हुई वो कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि आर्यंस की जो वैदिक कल्चर था वो आपका एक रूरल कल्चर था, ध्यान रहे। तो मुख्य कार्य इनका कृषि हुआ करता था, और इनके समाज की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी वो परिवार था, और परिवार का जो मुखिया था मित्रों उसे कुलप कहा जाता था। बाकी ये बातें नॉर्मल है। इनका प्रिय पशु घोड़ा था, और सबसे ज्यादा प्रिय जो देवता थे इंद्र, सबसे ज्यादा जिक्र इंद्र का होता है। 3 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन भी है। तो फ्रेंड्स फाइनली इसका आंसर आपको समझ में आ चुका है। और आर्यों की भाषा क्या थी फ्रेंड्स? संस्कृत थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों चैनल पर अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा काम मेरे लिए कर सकते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके आगे फैलाएं, क्योंकि मैं केवल और केवल आरएस ओरिएंटेड, और दूसरा मैंने बताया था आरएस से भी पहले आप लोगों का टारगेट क्या है? टू क्रेक सीईटी एग्जाम। तो ये सारे क्वेश्चन आरएस प्री में भी हैं अपने, और उससे भी पहले सीईटी के अंदर भी काम आएंगे। तो खाली क्वेश्चन को मत देखें, जो व्याख्या बता रहा हूँ वो भी करें। अभी आरएस मेंस के लिए भी मैं कई सारे सब्जेक्ट लेके आने वाला हूँ। आईआर हैं, पबएड हैं, आपका अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को सारे सब्जेक्ट अपन करेंगे और शानदार तरीके से। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और जल्दी एक मैं अभी आरएस मेंस के लिए भी फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर आपको डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर युग में, यानी कि गुप्तों के बाद में, प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स गुप्तोत्तर काल में पहले तो ये अपन देखें कि भी गुप्त काल क्या। तो गुप्त काल भारत में जो मेन इसके संस्थापक थे फ्रेंड्स, वो माने जाते हैं श्री गुप्त, और इन्होंने गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो लगभग आपकी 240 एडी के आसपास में, 240 एडी के आसपास में गुप्त वंश स्थापित हुआ, और गुप्त वंश लगभग चला है आपका 510 एडी तक। और इसके जो प्रोमिनेंट रूलर्स थे श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, और उसके बाद में जो आते हैं आपके चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, याद करिएगा ये चंद्रगुप्त 3 हुए हैं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा हूं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो लगभग आपके 319 के आसपास ये सत्ता संभालते हैं, और इसी समय इन्होंने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि गुप्त वंश तो उत्तर भारत में था, और मध्य भारत में जो मालवा वाला रीजन है यहाँ पर शकों का शासन था। शक एक बाहर से आई हुई जाति, तो शकों को इन्होंने जब परास्त कर दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, तो शकों का शासन यहाँ से समाप्त हो जाता है। और जैसे ही शक यहाँ से भाग गए, यू नो वेरी वेल कि उज्जैन अभी कहाँ है? एमपी में। तो उज्जैन फिर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन के उभरता है, और इसी उज्जैन के सहारे ये साउथ ईस्ट एशिया से भी अपना व्यापार स्थापित करते हैं गुप्त रूलर्स। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स धीरे धीरे उज्जैन, क्योंकि गुप्त जैसे ही चले जाएंगे फिर भारत में आएगा कौन? याद करो मित्रों। तो उसके बाद में जो हर्ष का शासन आएगा मित्रों, हर्षवर्धन, हर्ष के समय उज्जैन की जगह कौन स्थापित हो जाएगा मित्रों? कन्नौज। तो पहले उज्जैन रहा, और उज्जैन को स्थापित करके कन्नौज अपनी इंपोर्टेंस स्थापित करेगा गुप्तोत्तर काल में। तो इसका आंसर था आपका उज्जैन। कश्मीर के किस रूलर को मित्रों कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। इसका आंसर है मित्रों जैनुल आबदीन।
जैनुल आबदीन वह व्यक्ति जिसे कश्मीर में एक सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। 1420 के आसपास ये सत्ता पर बैठा और इनके समय हिंदू मुस्लिम भाईचारा और इवन दैट इन्होंने जजिया कर, याद करें जजिया किस पे लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम पर, उसे हटा दिया गया। अकबर ने भी जजिया कर हटाया था। गो हत्या को निषिद्ध किया, अकबर ने भी किया। तो ये दोनों ऐसे इवेंट थे जो ये सत्यापित करते हैं कि जैनुल आबदीन एक सहिष्णु शासक था। और तो और कई हिंदू धर्म ग्रंथों, महाभारत, दशावतार, रजत रंगिणी, इन सब का इसने फारसी में अनुवाद भी करवाया, इनकी अच्छी अच्छी चीजों को निकाला। और वुलर लेक जो है अभी कश्मीर में फेमस लेक है, उसमें इन्होंने एक द्वीप का निर्माण भी करवाया था जिसका नाम था जैन उल लंका। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन हिस्ट्री में, फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। देन नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह को किस कारण से जाना जाता है मित्रों? तो फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, इन्होंने क्या खास किया था? तो फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल कि इन्होंने सिखों को सैनिक रूप से संगठित किया और कौन सा पंथ स्थापित किया था? खालसा पंथ स्थापित किया। कब इन्होंने स्थापित किया था मित्रों? 1699 में, 1699 में इन्होंने खालसा पंथ स्थापित किया। और यही खालसा पंथ बाद में सिखों के लिए एक सैन्य संगठन के रूप में उभरा। अगर सवाल पूछ लें कि गोविंद सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन था, तो यू नो वेरी वेल कि औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई थी। तो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह समकालीन थे। गुरु गोविंद सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिखों से कहा कि तुम तो सिंह हो भाई। तो सिंह का प्रयोग और 5 जो कक्के, कक्के कौन कौन से? केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 कक्के का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया था, ध्यान रहे। और आदि ग्रंथ का जो वर्तमान स्वरूप है वो भी इन्होंने ही स्थापित किया और कह दिया कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। ये आदि ग्रंथ ही अपने आप में क्या है? गुरु है, गुरु की वाणी है, इसी के अनुसार हमें चलना है। ओके, किस मुगल सम्राट के जीवन से हमें धैर्य? मित्रों, पैसेंस एक बहुत बड़ी चीज है और आप जानते हैं कि आरएस जैसे एग्जाम बिना पैसेंस के कभी नहीं निकल सकते। और आप सोचते हैं कि भाई यहाँ 6 महीने 10 महीने में हम कर लेंगे, हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों। तो पैसेंस होना बेहद ज़रूरी है, जो कि मुझ में भी कमी है, ऑब्वियस है, हर इंसान में कमी होती है। लेकिन एक ऐसा इंसान है यहाँ इन चारों में, और वो है मित्रों आपका बाबर, मुगल सम्राट या मुगल बादशाह बाबर, जिन्हें भारत में मुगल वंश की नींव, या हम कह सकते हैं जिन्होंने ही मुगल शासन का फाउंडेशन तैयार किया। और ये नहीं होते तो शायद मुगल वंश भारत में स्थापित भी नहीं हो पाता। तो याद करिए मित्रों, एक्चुअली में बाबर का जो जीवन है फ्रेंड्स, शुरू से ही बड़ा संकटों में गुजरा। इनके पिताजी जो थे मित्रों उमर शेख मिर्जा जी, ये अफगानिस्तान के ऊपर आपका मध्य एशिया में एक छोटी सी जगह जिसका नाम है फरगना, फरगना जो आप मुगल वंश में भी पढ़ते हैं, तो फरगना के एक छोटे से रूलर थे। हालांकि इनके पिताजी की डेथ हो जाती है और बाबर को वहां से भगा दिया जाता है। तो बाबर बड़ी हिम्मत से वापस खुद को मजबूत करते हैं और 1494 में फरगना पर वापस अपना अधिकार स्थापित करते हैं। फिर भारत की तरफ अग्रसर होते हैं। और याद करिएगा अप्रैल, कौन सा अप्रैल मित्रों? 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526, कौन सा युद्ध जो भारत के इतिहास में बहुत फेमस रहा है? 1526, याद करो मित्रों, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। और इसमें बाबर गजब का जीत जाते हैं मित्रों। और इसी के साथ में फिर बाबर भारत में मुगल वंश की नींव रखते हैं। हालांकि बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और उसमें हुमायूं को आप जानते हैं क्योंकि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। और ये हुमायूं ही आगे शेरशाह सूरी से एक बार हारते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर एक बहुत लंबे समय तक मुगल सत्ता स्थापित होती है। ओके, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले तो 1857 की क्रांति की बात कर रहा है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? अभी यहां पर आप देख सकते हैं सारे कारण ठीक लग रहे हैं, बट मेन कारण था सैनिक हस्तक्षेप, या मैं कह सकता हूं सैनिक असंतोष, द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द आर्मी, इंडियन आर्मी जो अंग्रेजों के अधीन थी। तो सैनिकों के अंदर असंतोष पैदा हुआ। इसकी वजह क्या थी वो भी मैं बता दूं। एक्चुअल में सैनिक जो पहले बंदूक यूज करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस।
पुराने वाली बंदूक। लेकिन अंग्रेज जो है वो नई बंदूक लेके आया जिसका नाम था मित्रों राइफल, एनफील्ड राइफल। अभी एनफील्ड राइफल में कारतूस लगाने से पहले कारतूस को मुंह से क्या करना पड़ता था, उसको छीलना पड़ता था। तो हो सकता है सही हो या गलत हो। बंगाल के सैनिकों में ये भ्रम फैल गया, एक अफवाह फैली कि ये जो कारतूस, इस पर जो चर्बी लगी है ना, ये चर्बी सुअर और गाय की। तो यू नो वेरी वेल कि मुस्लिम धर्म में सुअर वर्जित है और हिंदू धर्म में गाय वर्जित है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सैनिक थे उनमें असंतोष पड़ा कि ये अंग्रेज इस बहाने हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये लोग एकजुट होते हैं और 1857 की क्रांति का आगाज होता है। कौन सी कला शैली फ्रेंड्स, भारतीय और ग्रीक कला शैली का मिश्रण है? क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है, 2 बार मेंस में और 3 बार प्री में, 3 या 4 बार ही पूछा गया होगा। तो आंसर है फ्रेंड्स आपका गांधार, गांधार कला शैली। एक्चुअली में भगवान बुद्ध की मूर्ति कला से रिलेटेड 3 कला शैलियां, एक है गांधार, एक है मथुरा और तीसरी है अमरावती। तो गांधार कला शैली फ्रेंड्स भारत का जो ये वाला पोर्शन है, ये इधर वाला अभी जैसे अपन पाकिस्तान में देखते हैं, अफगानिस्तान में देखते हैं, तो इस एरिया के अंदर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई थी उसमें मेन जो भूमिका थी वो कुषाण शासकों की रही थी मित्रों। और कुषाणों में भी किस शासक की? उस शासक का नाम था फ्रेंड्स कनिष्क। कनिष्क जो लगभग 78 एडी के आसपास रूलर बना था। तो अभी आपने सुना होगा 2011 के आसपास तालिबान के कुछ आतंकवादियों ने बामियान में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी उसको नष्ट कर दिया था। तो ये बामियान में उस समय पूछा भी गया था कि बामियान की जो मूर्ति थी वो किस कला शैली में बनी थी? तो आंसर था इसका गांधार कला शैली। गांधार कला शैली को गांधार कला शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधार वाले एरिया में डेवलप हुई थी। गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसके और भी कई नाम है। इसके नाम है मित्रों यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन। मतलब इसके अंदर जो ये कुषाण वगैरह आए थे ये सारे के सारे उधर ग्रीस यानी यूनान से आए थे। तो यूनानियों की और भारतीयों की जो कॉम्बिनेशन से मिक्सअप हुई थी शैली वो थी गांधार शैली। और ध्यान रखना गांधार शैली में केवल और केवल भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड आपके वास्तुकला दिखती हैं। बाकी मथुरा और अमरावती में बुद्ध के साथ साथ वैष्णव धर्म से रिलेटेड भी, जैन धर्म से रिलेटेड भी कई और भी आपको आर्किटेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन गांधार में केवल और केवल आपको भगवान बुद्ध मिलेंगे। ये जलालाबाद है, हड्डा है, बामियान है, स्वात घाटी है, पेशावर है, ये प्रमुख केंद्र थे किसके? आपके गांधार कला शैली के। तो कनिष्क जो था मेन रूलर था जिसने गांधार कला शैली को स्थापित किया। कनिष्क से पहले भी कई सारे रूलर्स हुए हैं जिनके बारे में, जैसे कुजुल कडफिसस हैं, कनिष्क का बेटा हुइष्क हैं। तो इसके बारे में अपन हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा आंसर है भगवान कृष्ण। कृष्ण को ही बिल्कुल वासुदेव कृष्ण, क्योंकि वासुदेव जी के पुत्र थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भागवत धर्म स्थापित हो चुका था मित्रों। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उस समय का, लेकिन मैं प्रेजेंट सिनेरियो में पूछना चाहूंगा। 2011 की साक्षरता के अनुसार इनमें से सबसे साक्षर जिला कौन सा? तो आंसर होगा मित्रों जयपुर, क्योंकि सबसे टॉप पे है कोटा और सेकंड है आपका क्या? जयपुर। तो जयपुर सेकंड नंबर पर हाईएस्ट साक्षर जिला माना जाता है। और राजस्थान की ऑल ओवर जो साक्षरता थी फ्रेंड्स वो उस समय आपकी मानी गई थी लगभग आपकी कितनी थी? 66.1%। पुरुष साक्षरता 79.2% के आसपास और महिला साक्षरता 52.1% के आसपास है। डेटा अभी हालांकि नवीन जनगणना तो कब होगी पता नहीं, पर देखते हैं। महाराणा कुंभा का जो प्रमुख वास्तुकार था उसका नाम था मित्रों मंडन। तो मंडन ने इसमें से कौन से ग्रंथ का जो है वो रचना की थी? हालांकि कई सारे ग्रंथ है, लेकिन प्रमुख ग्रंथ था मित्रों जिससे वास्तुकला या मूर्तिकला की जानकारी मिलती है, वह है मित्रों रूपमंडल। तो फ्रेंड्स अगर पूछ लें आपसे कि राजस्थान में वास्तुकला का जनक कौन है, तो आंसर होगा महाराणा कुंभा, क्योंकि कुंभा ने लगभग 32 फोर्ट्स बनाए थे और उसका जो मुख्य शिल्पकार था वो कौन था? मंडन ही था। मंडन के कई सारे ग्रंथ देख सकते हैं आप, देवमूर्ति मंडन, कोदंड मंडन, धनुर्विद्या, शाकुन मंडन, सगुन अपशकुन, वेद मंडन,
और भी राजवल्लभ मंडन सॉरी। तो ये सारे ग्रंथ जो है वो मंडन के ही हैं। और कॉलम मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं कि मंडन के ग्रंथ कौन कौन से हैं। रोरिंग फोर्टीज, मैं जलपान कर लूं तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करें। हरिओम, राधे राधे। तो मित्रों इसका आंसर है आपका सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चलती हैं। फ्रेंड्स अगर अपन ग्लोब को देखते हैं तो ये 0 डिग्री माना जाता है फ्रेंड्स, और ये 30 डिग्री, और अगेन ये 30 डिग्री साउथ। ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर जो पवनें बहती हैं फ्रेंड्स इस टाइप से, इनको तो अपन कहते हैं व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड। इससे ऊपर वाले ब्लॉक में जो विंड बहती है मित्रों 30 से ऊपर वाले, इनको कहा जाता है पछुआ पवने। पछुआ पवने यानी वेस्टर्लीज। तो पछुआ पवने सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कहाँ मूव करती है, बताएं बताएं बताएं। सबसे ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में, चूंकि समुद्र ज्यादा है तो यहां पर ये पछुआ पवने 40 टू 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इतनी जबरदस्त तरीके से बहती कि इन्हें चीखता चालीसा का, गरजता साठा, चीखता चालीसा, प्रचंड पचासा, ये सारे नाम क्या किसके हैं मित्रों? पश्चिमी पवनों के जो दक्षिणी अक्षांश में प्रबल रूप से बहती हैं। तो रोरिंग फोर्टीज यानी चीखता चालीसा, ये है आपका ए फॉर अंबाला। आगे बढ़ते हैं। ये लैंड यूज बोर्ड क्या काम करता है मित्रों? लैंड यूज बोर्ड मतलब भूमि के उपयोग के लिए जो बोर्ड बना है। कुछ बुक्स में इसका आंसर मित्रों बंजर भूमि भी लिखा है, कुछ में मिट्टी और भूमि के क्षरण या अवकर्षण को कम करना, इरोजन एंड डिग्रेडेशन को कम करना। तो एग्जैक्ट आंसर यही है। लैंड यूज बोर्ड पूरे देश में स्पेशली इसीलिए, और स्टेट यूज बोर्ड भी बनाए गए हैं, स्टेट लैंड यूज बोर्ड्स। इनका काम यही है कि मिट्टी जो डिग्रेडेड हो रही है, जैसे राजस्थान में अपन देखते हैं सैम की समस्या है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए ये लैंड यूज बोर्ड्स बनाए गए हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। डिंडीगुल क्या मित्रों? डिंडीगुल का नाम आपने इंडियन हिस्ट्री में भी सुना है। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है जहां पर याद करिए टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो डिंडीगुल तमिलनाडु याद रखना। ओके आगे बढ़ते हैं। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जगह है जो स्पेशली आपके द्वीप पर बना हुआ है? तो कई बार सुना आपने, बम्बई इज द परफेक्ट आंसर, और मैंने मेरी क्लासों में कई बार बताया फ्रेंड्स, सालसेट वह द्वीप है जिस पर बम्बई बसा हुआ है। और सालसेट पर खाली बम्बई ही नहीं, इसके साथ साथ आपका बम्बई है, आपका ठाणे है, भायंदर है, और ट्राम्बे जो है ना मित्रों, ट्राम्बे भी एक पोर्ट है लेकिन बम्बई के साउथ में है, ध्यान दें। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, यूं तो देखिए पोर्ट ब्लेयर बंबई से बड़ा है लेकिन वो नगर नहीं है, नगर के मामले में बंबई सबसे बड़ा है। ओके दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैबियलिस या घड़ियाल मित्रों किस रिवर में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है? तो आंसर मित्रों आपने सुना होगा, क्या आपने चंबल में सुना है क्या? बोलो। कोटा में कई बार घड़ियाल आ जाते हैं, है ना। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? जल्दी सोचो। समझ गए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका गंगा। गंगा में घड़ियाल और साथ ही साथ डॉल्फिन दोनों जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो घड़ियाल के दांत आपने देखे ही होंगे, तीखे, एकदम तिखुने से। वेनेजुएला क्यों फेमस है फ्रेंड्स विश्व में? वेनेजुएला, और ये आपका फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका है, और ये अगर मैं दक्षिण अमेरिका बना रहा हूं तो यहाँ कहीं आपको वेनेजुएला देखने को मिलता है, जिसकी कैपिटल है काराकास। काराकास या कराकास। तो काराकास या काराकास जो भी आप कहें, एक्चुअल में सऊदी अरब से भी ज्यादा पेट्रोल है वेनेजुएला के पास में। लेकिन आप जानते हैं कि श्रीलंका की तरह वेनेजुएला भी आर्थिक रूप से बहुत संकट से गुजर रहा है मित्रों। कारण यह है कि वहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत खराब हो चुकी है। जिस प्रकार जिम्बाब्वे में महंगाई बढ़ी थी आपकी, उसी प्रकार यहाँ पर महंगाई अनकंट्रोल हो चुकी है। बड़े बड़े नोट छाप दिए गए, फिर भी महंगाई यूं की यूं है। तो ये बेसिकली तेल उत्पादक क्षेत्र है वेनेजुएला, काराकास। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एस्कीमो, अभी नाम सुना होगा। मैं अभी मित्रों राजस्थान अध्ययन के लिए
स्टार्ट करने वाला हूँ 6th to 12th की पूरी जो है वो डिस्कस करूंगा आपकी राजस्थान अध्ययन। तो उसमें आप एस्किमो भी पढ़ेंगे, वो पहले भी पढ़ा है। एस्किमो बर्फीले एरिया में रहने वाले लोग हैं, और बर्फीला एरिया यूं तो सारे बर्फीले ही हैं, लेकिन सबसे बड़े द्वीप की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ही ग्रीनलैंड है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस देश है? आप कहोगे नहीं, ग्रीनलैंड एक देश नहीं है, क्योंकि इस पर शासन किसका मित्रों? डेनमार्क का इस पर रूल है। डेनमार्क के द्वारा ही ग्रीनलैंड को हैंडल किया जाता है। ग्रीनलैंड के बर्फीले जो एरियाज हैं, टुंड्रा वन, टैगो वन, वहां पर आपको एस्किमो जनजाति के लोग मिलते हैं, और ये बर्फीले घरों में रहते हैं। इस तरीके से बर्फ की सिल्लियों को जोड़ करके ये घर बनाते हैं, और इस घर का नाम भी पूछा गया है। इस घर को स्पेशल नाम दिया जाता है मित्रों, इग्लू। इग्लू नाम से इन घरों को जाना जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कम ऑन, आंसर है मित्रों लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील कहां पर है फ्रेंड्स? यू हैव टू रिमेंबर कि ये आपका अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका आ गया। अमेरिका के ऊपर कनाडा है, नीचे आपका यूएस, और उससे नीचे मैक्सिको। तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, यहीं पर ये जो आपको बॉर्डर एरिया दिख रहा है, यहां पर 5 झीलें हैं, SMHEO, ध्यान रखना। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, इन्हें अपन कंबाइंड फॉर्म में ग्रेट लैक्स कहा जाता है। और पेपर उठा के देख लेना आरएस मेंस का और प्री का, प्री में तो दिख ही रहा, 2017-18 के पेपर में साफ क्वेश्चन था, महान झीलें 50 शब्दों में। तो इसमें से मित्रों मिशिगन लेक जो है वो कंप्लीटली आपका यूएस में है, बाकी सारी की सारी जो है वो इन बॉर्डर एरियाज में है। तो सुपीरियर झील इसमें सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील भारत में ही है, थोड़ी चाइना में भी है, पोंगोक्सो लेक। तो और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे मित्रों। थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वारी हो आरएस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इससे रिलेटेड कुछ भी, मैं हूं प्रकाश चावड़ा, प्रेजेंटली उत्कर्ष में क्लासें ले रहा हूं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अनअकैडमी पर 3 साल मैंने आरएस की मेंटरशिप की है, और एक लंबा अनुभव है। मेरे इस अनुभव का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जल्दी मैं मेरे एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूं मित्रों, और उसमें मैं छोटे छोटे कोर्सेज लेके आऊँगा, और उसका अलग अलग प्राइस होगा, नॉमिनल रेट में मित्रों, कोई ज़्यादा फीस नहीं। आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, क्वांटिटी भी मिलेगी। और जल्दी अपन आरएस प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज पर भी काम करने वाले हैं। तो जुड़े रहे मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रिक्वेस्ट है, बाकी तो देखो मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।